संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का भाग 14वां। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कृषि की, एग्रीकल्चर, इसके पहले भाग की। कृषि मनुष्य का एक प्राचीनतम उद्यम है। अन्न उत्पादन के बाद ही मनुष्य की सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई। अन्न उत्पादन जब मनुष्य नहीं करते थे तो उसके पहले ये घुमक्कड़ जाति की तरह थे। जगह जगह जाके जो है वो भोजन को संग्रह करना, भोजन संग्राहक, भोजन उत्पादक ये लोग नहीं थे। अब प्राचीन काल में हमारे देश में समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था: विप्र, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। हर एक वर्ण किसी एक खास कार्य में दक्ष था। कृषि कार्य भी एक वर्ण द्वारा किया जाता था और बाद में धीरे धीरे यह कार्य एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया कि एक परिवार में जो लोग कर रहे थे उसके बच्चे हुए, वो भी उसी में लग गए। पॉपुलेशन का एक पार्टिकुलर परसेंटेज ही इस ऑक्यूपेशन पर निर्भर था और धीरे धीरे हो गया। कृषि कार्य में हर कोई नहीं आता था। उन दिनों कृषि कार्यों के लिए उन्नत बीज और खाद का अरेंजमेंट, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन और अन्य रिसोर्सेज का जो प्रबंध था वो राजा खुद करता था। उत्पादित अनाज की कीमत राजा के द्वारा तय की जाती थी और उस समय ट्रेडर्स के द्वारा कृषकों का शोषण नहीं किया जाता था। यह जो व्यवस्था है कमोबेश मुगलिया सल्तनत तक चली। मुगलों का जब तक शासन था तब तक चला। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज इस देश के कृषि और उद्योग के विकास में इंटरेस्टेड नहीं थे। वे इस देश का शोषण करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने शिक्षा की एक नई व्यवस्था दी जिसमें उन्होंने केवल क्लर्क तैयार किए। ये पढ़े लिखे लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के शासन को मजबूत करने में ही लगते थे। अंग्रेज तो मुट्ठी भर ही शासन करते थे यहाँ, और वो किसके बदौलत करते थे? यहाँ के बासिंदों के बदौलत। उनके सेना में भी 90-95% यहीं के लोग थे और पुलिस में भी यहीं के लोग थे, और उन्हीं के बदौलत इन्होंने 200 वर्षों तक हम लोगों को गुलाम बना के रखा। लोगों ने अपनी परंपरागत ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया और ब्रिटिश शासन के क्लेरिकल वर्क में को पाने में लग गए। इसके अलावे अंग्रेजों ने इंग्लैंड में उत्पादित फिनिश्ड गुड्स के बाजार के लिए इस देश के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। इन कारणों से लोग अपने परंपरागत पेशा जो ऑक्यूपेशन था को छोड़ने में विवश हुए और इन लोगों ने कृषि के क्षेत्र में आना शुरू हुआ, क्योंकि क्लेरिकल और अंग्रेज क्लेरिकल वर्क और अंग्रेज सारे लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकते थे, तो ये लोग सब कृषि कार्य में लग गए। इसका नतीजा हुआ ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी लैंड होल्डिंग घटती गई। इन सब कारणों से अनाज का संकट उत्पन्न हुआ और अनाज को बाहर से मंगाना पड़ा। देश के 1947 में आज़ादी के बाद भी सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अभी कृषि के क्षेत्र में करीब 45% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है वो क्या है? 1947 में ये कंट्रीब्यूशन 70% था और एम्प्लॉयमेंट जो कृषि क्षेत्र में था वो करीब 80% था। बेसिकली वी वेयर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड कंट्री। और जो लेटेस्ट इसके अवेलेबल डाटा है
कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करीब करीब 15%, और जो इसमें एम्प्लॉयमेंट है वो 45% है। अब यही डाटा कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर हम देखें, यूएसए में कृषि का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1.12% है। वर्कफोर्स जो इंगेज्ड है वो क्या है, 2%, 1.12%, 2%। जापान में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1.2% है और वर्कफोर्स जो उसमें लगे हुए हैं वो 3% है। चाइना में 6.9% है कंट्रीब्यूशन जीडीपी का, और 18% लोग उस खेती में, वहाँ भी अधिक है। जर्मनी में 0.8% कंट्रीब्यूशन है और वर्कफोर्स इंगेज 1% है। यूके में 0.7% है और वर्कफोर्स इंगेज 1% है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि विकसित देशों में जैसे जैसे कृषि का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटता गया, लोग कृषि से अन्य सेक्टर में जैसे सर्विस इंडस्ट्री आदि में माइग्रेट करते गए, इसलिए ओवरक्राउडिंग नहीं हुई। अब कृषि में ओवरक्राउडिंग और रिड्यूस्ड होल्डिंग ऑफ लैंड, ओवरक्राउडिंग हो तो लैंड का तो होल्डिंग रिड्यूस होगा ही। हम अपने देश में अन्न का उत्पादन पूरी पोटेंशियल से जितनी हम कर सकते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी भी अगर डाटा अगर हम देखें, कल्टिवेबल लैंड मिलियन हेक्टेयर में इंडिया में 16.25 मिलियन हेक्टेयर कल्टिवेबल लैंड है, कृषि योग्य जमीन, और हम अन्न उत्पादन करीब करीब 300 मीट्रिक टन करते हैं, 294.7। अब यही डाटा यूएसए के लिए क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है मिलियन हेक्टेयर में उनका 17.5 है, और अन्न उत्पादन उनका करीब करीब 450 है, 475.9 मिलियन टन। अब ये अच्छा, अब चाइना का भी अगर हम देख लें, चाइना में कल्टिवेबल लैंड 12.4 है, हमसे उनकी जो है बहुत ही कम है, लेकिन उनका उत्पादन 580 मिलियन टन, हमसे जस्ट डबल है। तो हमारे देश में कृषि योग्य भूमि अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी है। अब ये क्यों है? पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि टोटल एरिया ऑफ कंट्रीज़ के 11% है पूरे विश्व में, लेकिन हमारे देश में 51% है, क्योंकि यूएसए और यूरोप और रूस के एक बहुत बड़े भूभाग में सर्दियों में खेती नहीं हो सकती, खेती योग्य भूमि ही नहीं है। अब जैसे चाइना में मरुभूमि है, पहाड़ है, यही हालत हर जगह है। अब इसीलिए हमारा देश भारतवर्ष कहलाता था। यहाँ भरण पोषण और विकास की संभावना विश्व के अन्य देशों से कहीं अधिक थी, इसीलिए हमारा देश विकसित था, और हम जो है पूरे विश्व के 30% जीडीपी जो है हमारे यहाँ होता था, और सबसे अमीर लोगों में हमारे लोग शुमार थे अंग्रेजों के आने के पहले। और अनाज उत्पादन में अगर हम देखें, यूएसए के पास लगभग कल्टिवेबल लैंड उतना ही है जितना हमारे पास है, लेकिन उनका अनाज उत्पादन करीब करीब हमसे जो है 175% ज़्यादा है, 2.25 गुना है। और चाइना तो डबल कर रहा है, जबकि उनका खेती योग्य भूमि हमसे काफ़ी कम है। हमारे यहाँ 17 मिलियन हेक्टेयर अगर कहा जा सकता है, तो वहाँ 12 मिलियन हेक्टेयर है। इसलिए हमारे देश में अन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अब ये तो कल्टिवेबल लैंड के हिसाब से अन्न उत्पादन था। अब विभिन्न अनाजों के उत्पादन में हमारा देश अगर देखें डाटा, तो अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। अब जैसे चावल है, ये इंडिया में जो इसका उपजा है पर हेक्टेयर 3.57 मेट्रिक टन है, चाइना में यही 6.73 मेट्रिक टन है, इंडोनेशिया में 5.3 मेट्रिक टन है, वियतनाम में 5.58 मेट्रिक टन है। ये सब चावल उत्पादक कंट्रीज़ हैं। हम चाइना से आधे पर हैं। इवन इंडोनेशिया और वियतनाम से भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, जबकि ये लोग अनग्रसर देश कहे जाते थे। गेहूँ इंडिया में 3.2 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है, चाइना में 5 है, वो ये भी करीब करीब डबल ही समझिए। फ्रांस 8 है, करीब करीब 3 गुना। कहाँ है हमारे देश के 70 साल के शासन करने वाले ये सब राजनेता, हर पार्टी की राजनेताओं को बात है, ये लोग लिप सर्विस केवल देते हैं। क्या उनको ये पता नहीं है? अब मक्का
ये सब जो कमोडिटी है, ये जो है मेन कमोडिटी है जो पूरे विश्व में उपजाई जाती है। इंडिया में ये 3.04 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर इसका यील्ड है। चाइना में 6.1, ये भी डबल है। यूएसए में 7.1, 2.5 गुना, और ब्राज़ील में 5.1, ये भी करीब करीब डबल ही समझिए। तो अब कृषि क्षेत्र में सुधार से हम अपने देश के विकास में एक नया आयाम दे सकते हैं, और जिससे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक बेटर लाइफ जीने का मौका मिलेगा। अब हम उन प्रमुख कारणों पर विचार करेंगे जिससे हमारे देश में कृषि का विकास रुका हुआ है। पहला तो है कृषि में ओवरक्राउडिंग। जैसा कि पहले चर्चा किया गया, अंग्रेजों के शोषण की नीति के कारण अन्य उद्यमों से लोगों का पलायन हुआ और वो कृषि के कार्य में जुट गए, जिसके कारण कृषि का परफॉर्मेंस खराब होता गया। ये पहले इतना खराब हमारे यहाँ की कृषि का परफॉर्मेंस नहीं था। अंग्रेजों के समय में आप देखें, जो एक से एक फैमीन हुई, लाखों लोग मारे गए, पहले नहीं होता था। फैमीन का अगर इतिहास आप देखें तो अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ फैमीन नहीं होता था। दूसरा है अनइकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। ये बहुत बड़ा कारण है। कृषि में ओवर क्राउडिंग के कारण कृषि भूमि की होल्डिंग साइज घटती गई और यह साइज अनइकोनॉमिकल होती गई, जिससे एक परिवार के भरण पोषण में मुश्किल आता गया। अब भारत के राज्यों में अगर हम एवरेज लैंड होल्डिंग देखें तो ये लिया गया है एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 से। राजस्थान में एवरेज साइज जो हेक्टेयर में है, एवरेज लैंड साइज 3.07 हेक्टेयर। महाराष्ट्र में 1.44 है, गुजरात में 2.03 है, मध्य प्रदेश में 1.78 है, हरियाणा में 2.25 है, कर्नाटक में 1.55 है, पंजाब में 3.77 हेक्टेयर है एवरेज होल्डिंग, आंध्र प्रदेश में 1.08 है, उड़ीसा में 1.04 है, हिमाचल प्रदेश में 0.99 है, बिहार में 0.39 है। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो निर्भरशीलता है पॉपुलेशन की कृषि पर वो भी ज़्यादा है। आसाम में 1.10 है, तमिलनाडु में 0.80 है, यूपी में फिर 0.76 है, वहाँ भी कम है। ऑल इंडिया एवरेज 1.15 आता है। अब कुछ अन्य देशों के एवरेज लैंड होल्डिंग को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया में 3243.2, वहाँ जनसंख्या भी कम है, 3243.2 है हेक्टेयर। यूएसए में 158 है, वहाँ का पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। यूके में 55 है हेक्टेयर। इंडिया में तो हम लोगों ने देखा ही 1.15 है। बेल्जियम में 8.88 हेक्टेयर है। इस तरह हम देखते हैं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ एवरेज साइज ऑफ लैंड बहुत ही कम है। ये हमारे उपजावारी यील्ड के पीछे रहने का एक प्रमुख कारण है। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो खेती में पुराने टेक्निक का चलन। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो अभी भी परंपरागत पुराने ढंग से ही खेती करते हैं, कुछ बड़े किसान और प्रोग्रेसिव राज्यों को छोड़कर, इस कारण भी उत्पादन में कमी आती है। सिंचाई की कमी चौथा कारण, ये हमारे यहाँ खेती में उत्पाद की कमी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ज़्यादातर किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखें सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है। 1947 में 19% खेतों की सिंचाई की व्यवस्था थी। वर्ल्ड बैंक के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 35% खेतों की सिंचाई व्यवस्था हो पाई है। ये हमारे महान राजनेता हैं जो बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे और देश कहा जाता था कि ये गांव में निवास करते हैं, गांधी जी भी कहते थे। और ये विकास हम लोगों को 70 साल में इन सारे राजनेताओं ने दिया है कि सिंचाई की व्यवस्था 19% से इवन डबल भी नहीं, 35% खेतों की सिंचाई हो सके, डबल भी नहीं करा पाया। आप 100% या 70% तो छोड़ दीजिए। अगर सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई जाती तो मल्टीपल क्रॉप किसान प्रोड्यूस कर पाते। नॉन फार्म सर्विसेज की कमी।
अब प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस, मार्केट, इंश्योरेंस, ये सब की व्यवस्था ना के बराबर है। मार्केट में आप देख ही रहे हैं, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने उससे इन लोगों को आज़ाद करने की कोशिश की, तो जो जितने अड़तिया हैं, दलाल हैं, वो सारे लोग जो है वो दिल्ली घेर रहे हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इनको जो है उपजावारी करना चाहिए। अब चावल देश के लिए भी फ़ायदेमंद है। चावल हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बफर स्टॉक है सरकार के पास है कि 10-10 साल से पड़ा हुआ है और सड़ रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्षों पहले कहा था कि इसे तुम बांट दो गरीबों में, उसको भी यूपीए सरकार ने नहीं किया और उसे फिर शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से यही शरद पवार ने बेच दिया था। गेहूं, ये भी वही हालत है। तो अगर हम क्रॉप के पैटर्न को, ये कौन बताएगा? जब तक आप कृषि व्यवस्था में किसानों का विश्वास न जीतेंगे और उन्हें, अब पंजाब में जो है ये धान की खेती क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उसके हिसाब से वहाँ ये खेती नहीं होनी चाहिए। ये खेती ईस्टर्न साइड में होनी चाहिए जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, उससे वहाँ वाटर टेबल घट रहा है, तो वहाँ चावल की खेती ये क्यों करते हैं? तो हमें जो है गाइड भी करना चाहिए। अब तिलहन में 80,000 करोड़ का हम रुपए का जो है इंपोर्ट हर साल करते हैं। तिलहन में तेल की कमी है, दलहन में उसी तरह हजारों करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्यों ना हम इनको गाइड करें और इनको बताएं कि आप इसकी खेती करें। इन्हीं सब कारणों से किसान बार बार आंदोलन पर उतरते हैं और राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ अपने वोट के लिए कर किसानों को सर्वदा ठगने का काम करते हैं। अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि कृषि के विकास के लिए और किसानों की कमाई दुगनी करने के लिए, जिसके लिए एनडीए सरकार कटिबद्ध है, हम क्या क्या कर सकते हैं।